सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा, उसको शुद्ध हिंदी में नैसर्गिक चिकित्सा भी कह देते हैं। ये ईश्वरीय ज्ञान है। मनुष्य का ज्ञान भ्रांतिपूर्ण हो सकता है, स्वार्थपूर्ण हो सकता है, अल्प ज्ञान हो सकता है, मिथ्या ज्ञान हो सकता है, लेकिन क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ हैं, त्रिकालज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान है, इसलिए उसका ज्ञान परिवर्तित नहीं होता है। वो शाश्वत है, नित्य है, सत्य है। योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा का ज्ञान सबसे पहले वेदों में, और उसमें भी सबसे प्राचीन ऋग्वेद को मानते हैं। वेद अपुरुषेय है, माने सृष्टि के आदिकाल में अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, ऐसे ये चार ऋषि आत्माएं हुई, और इनमें जो ईश्वरीय ज्ञान प्रकट हुआ, ईश्वरीय प्रेरणाएं हुई। आज भी हमारे मन में जब हम पूरी तरह से शांत होते हैं तो हमारे चित्त में, हमारी चेतना में, हमारी आत्मा में अदृश्य शक्ति की ओर से प्रेरणाएं प्राप्त होती हैं। उनको डिवाइन इंट्यूशंस भी कहते हैं, उसको डिवाइन नॉलेज भी कहते हैं, डिवाइन इंस्पिरेशन भी कहते हैं। जब आप पूर्ण शांत चित्त होते हैं, जब आपके भीतर तब पात्रता आ जाती है, तब प्रभु की ऐसी कृपा होती है, उसको बोलते हैं कृपा पात्र। आपने एक और शब्द सुना होगा योग शास्त्र में कि अध्यात्म में शक्तिपात होता है, कि गुरु शक्तिपात कर देते हैं। तो जब आपके भीतर तब पात्रता आ जाती है तो गुरु की शक्ति आपके भीतर प्रकट हो जाती है। भगवान स्वयं पात्र को ढूंढते रहते हैं। मैंने इस बात को बार बार कहा भी है, आपने भी अनुभव किया होगा कि जितनी हमारी योग्यता, जितना हमारा सामर्थ्य, जितनी हमारी पात्रता होती है, मैंने तो ये अनुभव किया है कि उससे कई गुना ज्यादा परमात्मा अपने को देते हैं। मैंने स्वयं को अनुभव किया है कि मैं एक अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुआ, गांव में, उन धूल भरी अंधेरी गलियों में खेलता हुआ गुरुकुल में आया, फिर हिमालय में गया, और फिर इस सेवा यज्ञ में स्वयं को समाहित कर दिया। मैंने कभी इसको चाहा नहीं था कि मुझे ये सामाजिक सामर्थ्य मिले, आर्थिक सामर्थ्य मिले, लेकिन आज मेरे परमात्मा ने मुझे इतना सामर्थ्य दिया कि मैंने योग, आयुर्वेद और ऋषियों के ज्ञान को करीब दुनिया के 200 देशों तक पहुंचाया, और हिंदुस्तान के भी 100 करोड़ से ज्यादा लोगों तक ये बात प्रामाणिकता के साथ पहुंची। ये तो मैं तो एक अदना सा इंसान हूं। तो मैं कह रहा था, योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा ईश्वरीय ज्ञान है, इसके ऊपर कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं है। एलोपैथी में मैं तुलनात्मक दृष्टि से बात कर रहा हूं। एलोपैथी में जो भी चिकित्सा विज्ञान है वो मनुष्यों द्वारा खोजा हुआ, मनुष्यों के द्वारा प्रयोग किया हुआ ऐसा ज्ञान है जिसमें बहुत भ्रांतियां
आज तक एलोपैथी में कोई भी एक भी मेडिसिन ऐसी नहीं है जो 50 साल चली हो। हर 10 साल 20-25 साल बाद जो दवाई बनती है उसको बंद कर दिया जाता है, बोले इसके तो इतने साइड इफेक्ट्स हैं, इतने कॉम्प्लिकेशंस हैं। और जिस समय उसको प्रचारित किया जाता तो कहा जाता है इसका इतने हजार लोगों पर ट्रायल किया गया, इतने हजार करोड़ इसके रिसर्च पर खर्च किए गए, इसलिए ये दवाई बहुत उत्तम है, ऐसा प्रचारित किया जाता है। मॉडर्न मेडिकल साइंस में कोई एक सॉल्ट, कोई एक केमिकल कोई खोज ले किसी बीमारी के लिए तो उसको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। हमने बड़ी 100 से ज़्यादा और यूँ करीब 1000 से ज़्यादा बीमारियों का जो ऋषियों की परंपरा से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ उसके द्वारा समाधान दिया है। यदि आयुर्वेद के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में, प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने का प्रावधान हो और उसकी कोई लॉबिंग करे तो मैं तो कहता हूं शायद सैकड़ों वर्षों तक पतंजलि योगपीठ को ये नोबेल पुरस्कार मिलते रहेंगे, इतना बड़ा काम यहां से हुआ। नोबेल पुरस्कार की कोई हम में भूख नहीं है, क्योंकि लोगों का उपचार करना हमारा मकसद है, पुरस्कार पाना हमारा मकसद नहीं। और लोगों का प्यार, लोगों का विश्वास वो इतना ज़्यादा है कि शायद नोबेल पुरस्कार कितनों को मिलता है ये शायद देश के लोगों को पता भी नहीं होता। लोगों का परिचय कराना पड़ता है, नोबेल और ये जो है ये नोबेल पुरस्कार विजेता है। अब उपचार की बात शुरू करता हूँ। एलोपैथी में जो भी उपचार है उसका 4 से 8 घंटे असर होता है 99%। 1% कुछ बीमारियों का इलाज उन्होंने खोजा, जैसे मलेरिया, जैसे टीबी, 2 बीमारियों के नाम ले सकते हैं आप। और ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज खोजा गया। इलाज उसको कहा जाता है कि एक बार इलाज ले लिया और वो बीमारी खत्म हो गई। अभी बुखार का भी उनके पास कोई इलाज नहीं है। बुखार का इलाज उसको कहते हैं कि एक बार बुखार की दवाई ले ली, दोबारा नहीं होना चाहिए। जैसे गिलोय बुखार का इलाज है, क्योंकि ये वैसी दवाई नहीं है, ये हमारे आहार का हिस्सा है। पहले गिलोय रोज खाया करते थे। रोज आप 1 गिलोय की गोली खाइए, आपको जिंदगी में कभी बुखार नहीं हो सकता। ये इसको कहते हैं इलाज, ये इसको कहते हैं इलाज। एलोपैथी में कोई ऐसी दवाई नहीं है कि आप एक बार ले लीजिए और आपको जिंदगी में फिर जो है बुखार नहीं होगा ऐसा नहीं है, और ये होने के बाद भी ठीक करती है। ऐसे हेपेटाइटिस का, ऐसे कोलाइटिस का, ऐसे सोराइसिस का, अर्थराइटिस का, ब्रोंकाइटिस का, फेफड़े की बहुत सारी प्रॉब्लम है। अर्थराइटिस की बहुत सारी 100 प्रकार का अर्थराइटिस जो है वो डायग्नोज किया गया है, उसको क्लासिफाइड किया गया है। ऐसे ही मोटापा, ऐसे ही हाइपरटेंशन, आँखों की बहुत सी बीमारियाँ, कान की बहुत सी बीमारियाँ, दांत की बहुत सी बीमारियाँ, इनका 100% इलाज है। वो हम एक एक करके बताते जाएंगे। कुछ और नई नई बीमारियाँ होती रहती हैं। जैसे आजकल एक बीमारी होती है, यहाँ कान के पास से दर्द चलता है और यहाँ तक आता है, बहुत भयंकर दर्द हो जाता है यहाँ, इसको बोलते हैं ट्रांसजेमिनल न्यूरोलजिया। अब ये बीमारी होती है बहुत थोड़े लोगों को। एक पिता अपनी बेटी को लेकर के आया था, उसको एक ही संतान है, तो वो बोले बाबा जी मेरे तो 20 साल हो गई, बेटी परेशान थी। वो 1 महीना या पतंजलि योगपीठ में रुके, उसकी बेटी एक दिन भी चैन से नहीं रह सकती थी, उसको ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया हो गया। तो 1 महीने यहाँ रहने के बाद उसकी बेटी पूरी तरह से ठीक हो गई। तो बाद में बोलता है बाबा जी मेरे पास जितनी भी जायदाद है मैं वो आप ही को देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे लिए और कोई ज़िंदगी में सपना नहीं था। मेरी बेटी आपने जो है उसको ठीक कर दिया तो मेरी ज़िंदगी का सपना पूरा हो गया। ये तो एक छोटी सी एक बीमारी की बात बता रहा हूँ। ऐसे एक एक बीमारी से कितने लोग परेशान हैं। आयुर्वेद के जो औषधियाँ हैं उनके 4 उद्देश्य होते हैं, वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। एक रोगनाशक औषधि, दूसरी आरोग्यवर्धक औषधि, तीसरी सौंदर्यवर्धक औषधि, चौथी आयुवर्धक औषधि और 5वीं शक्तिवर्धक औषधियाँ, जिनको रसायन के तौर पर कहिए या जिनको वाजीकरण के तौर पर कहिए। और
रोगनाशक औषधियाँ तो बीमार ही लेंगे, लेकिन आरोग्यवर्धक, सौंदर्यवर्धक, आयुवर्धक और शक्तिवर्धक इन औषधियों का प्रयोग कोई भी कर सकता है। ये एलोपैथी में इस तरह का प्रोविज़न नहीं है। यदि वहाँ पर भी टॉनिक्स आदि देने का प्रोविज़न किया है, लेकिन अब एलोपैथी में ये निर्विवादित रूप से इस बात को स्वीकार किया जा रहा है कि जितने भी आप टॉनिक्स खाते हो, जितने भी आप विटामिन्स खाते हो, वो सब आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए जो भी दाल, रोटी, सब्जी आप जो सामान्य आहार लेते हो उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आप में एब्जॉर्ब करने की शक्ति होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं मांसाहार में ही ताकत है। देखने में जितने भी जीव हैं इनमें सबसे तगड़ा कौन सा दिखता है? हाथी। ठीक कहा मैया ने। तो हाथी घास फूस शाकाहारी है या मांसाहारी? खाता क्या है? मिल जाए तो कभी कभी गन्ना उसको प्रिय होता है, नहीं तो जंगल में अक्सर क्या खाता है वो? पत्ते, घास, बस। और इतना मजबूत होता है। तो उसको सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किससे मिल गए? पत्तों से। कभी हाथी को आयरन की डेफिशिएंसी देखी? कोई कैल्शियम का इंजेक्शन लगाना पड़ता है, उसकी तो हड्डियां बड़ी मजबूत मजबूत होती है। जब हाथी को कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं होती, उसको आयरन की डेफिशिएंसी नहीं होती, उसको विटामिन D3 की, विटामिन B12 की कमी नहीं होती, तो तुम तो हाथी के बच्चे जितने भी नहीं हो, चाहे कितने मोटे हो गए हो। तो इसका मतलब तुम्हारा सिस्टम कहीं ना कहीं वीक हुआ है। उसके लिए एक तो प्राण शक्ति हमने बताया कि उसको सबल बनाओ, दूसरा अपने पेट को ठीक रखो। यहीं से शुरू करते हैं। सब बीमारियों की जड़ मैंने बार बार कहा है, क्या है? पेट। और दूसरा दिमाग। पेट का अपसेट होना और दिमाग का अपसेट होना। आप भी लोग जब बात करते हो ना आपस में, मेरा दिमाग अपसेट हो रखा है, मेरे से थोड़ी देर बात मत करो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरा मन खुश नहीं है। जब दिमाग अपसेट होता है और पेट अपसेट होता है, तब फिर सब कुछ अपसेट हो जाता है। सारा केमिकल सॉस हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है। तो पेट की बीमारियों के लिए क्या करें? तो पेट की बीमारी के लिए एक तो योगाभ्यास तो है ही, प्राणायाम तो है ही, वो सब जानते हैं आप। कपालभाति करें, सुबह उठ करके उषापान करें, खाने के 1 घंटे बाद पानी पिएं, विरुद्ध आहार ना करें, ये बहुत ज़रूरी है। देखो, ये पेट के लिए बहुत ज़रूरी है। पेट के रोग, और पेट के रोग कितने होते हैं मैं मोटे मोटे गिना देता हूँ। एक तो खाना ठीक से पूरा हजम नहीं होना, ये एक बीमारी है पेट की। और आप पेट की बीमारी के बारे में जब मैं बता रहा हूं तब अपना अपना सोचते जाने कि आप में से पेट को कितनी बीमारियां हैं। शायद 99% लोगों का पेट अपसेट होगा। आप में सोचते हो ना कि ठीक है, मुझे तो भूख लगती है, मैं दोर समय खाना भी खा लेता हूं और मेरा पेट तो ठीक है। अब पेट किसका अपसेट है ये सुन लो जरा। 1, खाने के बाद में पूरा भोजन हजम होना चाहिए। इसका क्या लक्षण है? इसका लक्षण यह है कि यदि आपका जो है पाचन तंत्र ठीक होगा तो आपको किसी विटामिन की डेफिशिएंसी नहीं होगी, आयरन कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं होगी। यदि आपका डाइजेशन ठीक है तो जो आप खाना खा रहे हो, दाल, रोटी, सब्जी, दूध, घी, जो आप खाना खा रहे हो उसमें विटामिन A, B, C से लेकर के विटामिन B12 तक सब उसके अंदर है। जो लोग कहते हैं ना कि जो शाकाहारी हैं उनमें विटामिन D3 और विटामिन B12 की कमी तो होगी ही, ऐसा नहीं है। जितना भी आप दूध और दूध से बने हुए पदार्थ खाते हो, दही, छाछ आदि, इससे विटामिन D3, विटामिन B12 इन सब की पूर्ति हो जाती है। इसलिए यदि ऐसी कोई बात करता है तो आप उसको तुरंत जवाब दीजिए कि शाकाहार में जो है विटामिन B12 पूरा होता है, विटामिन D3 भी पूरा होता है। अब बात ये होगी कि हमारा एब्जॉर्ब करने की, तो एब्जॉर्ब करने वाली एक शक्ति है तो मांसाहारियों की भी कम हो सकती है। मांसाहारी तो हम ही नहीं, हम तो स्वभाव से शाकाहारी हैं, लेकिन जो मांसाहार कर रहे हैं उनके अंदर भी कमी हो जाती है। क्यों? वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा। तो
आपका डाइजेशन ठीक है तो आपको जो है किसी विटामिन की कमी नहीं होगी। आपका डाइजेशन ठीक है, इसका मतलब आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म ठीक है। अब बॉडी का मेटाबॉलिज्म ठीक है तो आप मोटे नहीं हो सकते। आप मोटे हैं तो इसका मतलब आपका पेट गड़बड़ है। आप सोचती हैं हम तो ऐसे ही हो गए मोटे, नहीं, पेट गड़बड़ है, पेट का मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, थायराइड की प्रॉब्लम है। पेट को ठीक रखने के लिए फिर मेहनत करनी पड़ेगी, चलना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, कपालभाति करना पड़ेगा, वो अलग बात होगी। एक बात, यदि आप पतले हैं तो भी आपका पेट गड़बड़ है। बॉडी में यदि ज़्यादा फैट एब्जॉर्ब हो रहा है या जितना होना चाहिए उतना फैट एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो भी आपका पेट गड़बड़ है। अगली बात, ये पेट का मोटापा भी पेट की बीमारी है। पेट फ्लैट होना चाहिए ऐसे, और ऐसे पकड़े ना तो मैंने तो आज थोड़ा देर से प्रसाद लिया, मैं तो खाता ही, अन्न तो 17 साल हो गए लिए हुए, हाँ, तो फिर भी अभी मैं खा के आया हूँ, आज देर हो गई थी तो अभी खाने के बाद देखो ऐसे पकड़ लेता हूँ। पीछे से अंगूठा है, दिख रहा है ना, आपका भी इतना पकड़ में आ रहा है ना। यदि आप मैं कपड़े के ऊपर से पकड़ रहा था, अब कपड़े के नीचे से पकड़ के दिखा देता हूं, देखो, हाँ? इतना ही है ना आपका, पीछे रहे अंगूठा और आगे रहे अंगुलियां, और पकड़ में आ गया है तो इसका मतलब आपका पेट सेट है, नहीं तो अपसेट है। तो आपके ये फिगर्स का अच्छा होना एक प्रश्न है, फिट होना, हेल्दी होना वो दूसरा प्रश्न है। मैं तो कहता हूं फिगर्स अच्छा रखने के लिए आप फिगर्स को मत बनाइए, आप अच्छी हेल्थ यदि आपकी होगी तो आपके फिगर्स भी अच्छे होंगे। बाबा को कोई मॉडलिंग नहीं करनी, बाबा को किसी पिक्चर में किसी सीरियल में एक्टिंग नहीं करनी, लेकिन मैं फिट रहता हूं क्योंकि मैं फिट इसलिए रहता हूं क्योंकि मुझे स्वस्थ रहना है, और मुझे स्वस्थ इसलिए रहना है कि मैं खुद सुखी रहूंगा और मैं दूसरों को दुखी नहीं करूंगा। क्योंकि मैं यदि रोगी होता हूं तो मुझसे प्रेम करने वाले लाखों करोड़ों लोग दुखी होंगे, इसलिए मुझे रोगी नहीं होना। अच्छा, एक तो पेट की ये बात हुई। दूसरा, यदि कब्ज रहता है, आप 2 बार खाना खाते हो और 1 बार नाश्ता करते हो तो आपको 2 बार टॉयलेट जाना चाहिए, शौच जाना चाहिए। 5 बार भी नहीं और 1 बार भी नहीं। लैट्रिन बंधी भी होनी चाहिए, फुली भी नहीं होनी चाहिए। किसी की लैट्रिन इतनी फुली फुली सी रहती है, किसी की इतनी पतली होती है। ये शौच की परीक्षा की, जैसे ब्लड की परीक्षा की जाती है, खून की परीक्षा की जाती है, उसमें जो है सारे आपकी जो है पूरी बायोकेमिस्ट्री, पूरा TLC, DLC, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, उसमें सारे हार्मोन्स, केमिकल सोर्स सब चेक होते हैं ना, उसमें पूरी पैथोलॉजिकल टेस्ट होते हैं सब उसमें। तो जैसे खून का टेस्ट होता है ना, खून कैसा होना चाहिए, ऐसे मूत्र कैसा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पीला नहीं होना चाहिए, गदला नहीं होना चाहिए, उसमें अलग अलग चिकने चिकने पदार्थ नहीं निकलने चाहिए, ऐसे मूत्र की परीक्षा होती है। पेशाब में भी बहुत बदबू आती है किसी किसी के, ऐसे खुशबू किसी के भी नहीं आती है मल मूत्र में। लेकिन जैसे अब एक तो सामान्य पसीना होता है और एक इतना बदबूदार कि वो मोजे निकाल करके और घर में घुस जाए तो पूरी मौज हो जाती है दुर्गंध की। ऐसा नहीं होना चाहिए पसीना, ऐसी कैसा होना चाहिए, मल बंधा हुआ मल होना चाहिए, बहुत गाढ़ा नहीं होना, एकदम कट्ठर नहीं होना चाहिए। जैसे बकरी मेंगन करती है ना, इस तरह से होता है किसी किसी को, गांठ गांठ सी हो जाती है। क्योंकि मुझे इसका अनुभव है, बचपन में मुझे कब्ज रहता था, इसलिए मुझे पता है। फिर गांठ गांठ हो जाती है मल, किसी का मल सूख जाता है बहुत, किसी का मल बहुत पतला पतला, फिर किसी को 3-3 बार जाना पड़ता है टॉयलेट। फिर किसी को लैट्रिन के साथ चिकना चिकना पदार्थ निकलता है, उसको आंव संग्रहणी बोलते हैं, अंग्रेजी में कोलाइटिस बोलते हैं उसको। फिर इसमें ब्लड भी आने लग जाता है बाद में, तो उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते हैं। ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो आंव संग्रहणी भी, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होना चाहिए, कोलाइटिस भी नहीं होना चाहिए। और जो है एक बार में लैट्रिन हो जाए, जैसे आप यूरिन करते हो
तो ऐसा तो नहीं कि रुक रुक के होती है, एक बार बैठे और पूरा पेशाब हो जाता है। यदि रुकता है तो इसका मतलब कुछ इन्फेक्शन या कुछ दिक्कत है। पुरुषों को यदि रुकता है तो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, लेडीज़ को रुकता है तो यूरिनरी ब्लडर की कोई प्रॉब्लम है, वीक हो गया आपका यूरिनरी ब्लडर, तो फिर खांसते समय और उस समय जो है आपको यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम होती है। तो जैसे यूरिन एक बार में हो जाता है, ऐसे ही लैट्रिन एक ही बार में हो जानी चाहिए। और फिर एसिडिटी नहीं होनी चाहिए, गैस नहीं होनी चाहिए। थोड़ा बहुत गैस बनना स्वाभाविक है। दुनिया में शायद एक भी आदमी नहीं होगा जो कभी एक बार भी जिसने अपान वायु ना छोड़ा हो कि कोई ये कहे कि मुझे तो दुनिया में जिंदगी में एक बार भी गैस नहीं बनी, तो इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। थोड़ी बहुत तो बनती है सामान्य, वो तो निकल जाती है, कोई बात नहीं। लेकिन किसी किसी को इतनी गैस बन जाती है, फिर वो यहाँ चढ़ती है तो यहाँ दर्द होता है, फिर दिमाग में चढ़ जाती है, और डकार तो ऐसे बहुत जोर से, किसी तो ऐसे आवाज करते पड़ोसियों को सुनाई देता है इतनी। और किसी को तो ऐसे ऐसे शरीर दबाओ ना, ऐसे शरीर, हम जैसे कहीं एको प्रेशर करते थे तब हमें पता लगा, ऐसे कहीं एको ऐसे यहाँ से दबाओ, यहाँ से ऐसे यहाँ से दबाओ, यहाँ से गैस निकले, ऐसे हो जाता है किसी किसी के। तो इतनी गैस होती है। ये गैस नहीं होनी चाहिए, एसिडिटी नहीं होनी चाहिए। पायल्स फिशर फिस्टुला का तो मतलब ही नहीं। तो इस पूरी परिभाषा में कि खाया हुआ अन्न पूरी तरह से पाचन होगा तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रज, ओज, अष्ट धातुएं आपकी पुष्ट होंगी। न मोटे न पतले होगे, पूरे एनर्जेटिक रहोगे, भूख बहुत अच्छी लगेगी, नींद बहुत अच्छी आएगी, टॉयलेट एकदम ठीक साफ होगा। और जब ये सब ठीक रहता है ना, मन बहुत खुश रहता है। और पेट में गैस बन रही है, एसिडिटी बन रही है, और कब्ज होता है, ऐसे डल डल सा रहता है। तो पेट, अब पेट को अच्छा करने के लिए क्या करें? एक तो योग करें, एक आहार के ऊपर ध्यान दें, ऋत भूख, मित भूख, हित भूख, ऋतु के अनुकूल आहार लें। अपनी वात, पित्त, कफ की प्रकृति को देख करके बॉडी के एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को बैलेंस रखने वाला रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ओज, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रज, ओज, अष्ट धातुओं को पुष्ट करने वाला आहार होना चाहिए। वृद्ध आहार नहीं होना चाहिए और संतुलित मात्रा में होना चाहिए, और वो संतुलित आहार होना चाहिए, उसमें सब चीज़ें फुलफिल होती हों। ऐसी 5-7 चीज़ें हम खाते हैं तो उसी से फुलफिल हो जाता है पूरा, ऐसा। अब इस संदर्भ में थोड़ा प्राकृतिक चिकित्सा का भी पक्ष जानते हैं। भोर में उठ करके उषा पान करना, चाय ज़्यादा पीने से एसिडिटी बनती है, चाय ज़्यादा पीने से फिर मोटापा भी बढ़ता है, चाय ज़्यादा पीने से फिर और भी बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, स्किन के डिसऑर्डर्स भी होते हैं। और जिस तरह से हम चाय पीते हैं उबाल उबाल करके, चाय जो इसके गुण बताए जाते हैं, जो हम पढ़ते हैं ना इधर उधर मैगजीन्स में पढ़ते हैं, इंटरनेट पे पढ़ते हैं, बुक्स में पढ़ने लगते हैं आजकल, तो ये जो चाय के गुण जो हैं वो हैं हरी पत्ती के। और हरी पत्ती वाली चाय 99.99% लोग नहीं पीते। 0.01% चाय की हरी पत्तियाँ जो आसाम में और दार्जिलिंग में होती हैं, उसकी हरी पत्तियों वाली चाय, वो उसमें टेस्ट ही नहीं आएगा जिसके कारण से आप लोग पीते हो। ये क्या करते हैं, इस चाय की हरी पत्तियों को लेकर के, ताजी पत्तियों को ही, हर जो टी गार्डन होता है उसमें उसका प्लांट लगा होता है, मैंने खुद जा करके देखे हैं। तो उसको क्या करते हैं, उसको क्रश कर देते हैं, उसको चटनी बना के फिर उसको फर्मेंट करते हैं कुछ देर तक। फर्मेंट करने के बाद में फिर उसको ड्राई करते हैं। तो जब वो हरा होते, पूरी हरी पत्तियाँ होती हैं, जैसे हमारी चटनी होती है घर में, तो वो हरी चटनी होती है एक तरह से उसकी। फिर उसको जो है कुछ देर तक फर्मेंट करने के बाद में, और फिर हवा लगती है तो ब्लैक हो जाती है वो। फर्मेंट करके फिर उसको ऐसा करते हैं तो ये केमिकल प्रोसेस हो जाता है, केमिकल चेंजेस भी आते हैं। और यही कहते हैं कि हर एक चाय का स्वाद अलग अलग उसी से होता है, कितनी देर फर्मेंट किया उसको, किस एनवायरनमेंट में किया है, उसको धूप में किया है कि उसको ड्रायर के अंदर किया है, ऐसे अलग अलग उसके टेस्ट हो जाते हैं। फिर वो अलग अलग तरह के मौसम का भी उसके ऊपर, वेदर का भी असर पड़ता है चाय के ऊपर। और फिर वो यूरिया आदि उसके अंदर डाला है, यूरिया और DAP आदि, या फिर वो ऑर्गेनिक है वो टी, तो
तो ये इन चीज़ों का सबका असर पड़ता है। खैर, ये मैंने इसलिए पक्ष रखा कि जो चाय की बड़ाई है थोड़ी बहुत वो हरी पत्तियों की है। इस काले पत्ती वाली चाय में सारा ही मामला काला ही काला है, इसमें कोई सफ़ेद काम नहीं है। तो ये चाय जो है ज़्यादातर लोग पीते हैं, इसको आप बंद करें तो आपकी सेहत के लिए बेहतर होगा। आपको यदि एसिडिटी बनती है तो आप चाय पीना बंद कर दीजिए। 2-4 दिन आपको सिर दर्द होगा तो थोड़ा बादाम रोगन डाल लेना, अनुलोम विलोम कर लेना, सिर दर्द बंद हो जाएगा। क्योंकि उसके अंदर जो हानिकारक तत्व होते हैं ना। डॉक्टर साहब, इनको चाय के गुण और बता दीजिए थोड़ा सा, तो जिससे कि चाय पीना टोटल बंद कर दें। परम श्रद्धेय स्वामी जी एवं उपस्थित दिव्य विश्वास साधकगण, अभी स्वामी जी ने बड़े विस्तार रूप से, बड़ा साइंटिफिक तरीके से, बड़े वैज्ञानिक ढंग से आपको जो है बीमारी का उद्भव कहाँ से होता है, कैसे ये विस्तार पाता है, किस प्रकार से हमारे शरीर को अपने चंगुल में फंसा लेता है, ये आपने बहुत सुंदर तरीके से सुना स्वामी जी से। ये चाय, ये चीनी, ये कॉफ़ी, ये ब्रेड, ये जेम, ये जेली, ये सब कहीं से भी स्वास्थ्य के लिए उपयोगी नहीं है। अब चाय आप पीते हैं, चाय का सबसे बड़ा उसमें टैनिन होता है, रेनिन होता है, कैफीन की मात्रा होती है जो एसिडिटी पैदा करती है। आपके क्या नाम है, आंतों के सूजन को बढ़ा देती है। इतना ही नहीं, यह एक प्रकार का, मैं कहता हूँ, कम डिग्री का अफीम की तरह काम करता है। ये चाय छोड़ते ही आपको सिर दर्द होता है, इसका कारण क्या है? कारण सीधा है कि भाई वह नशा करता है। क्योंकि रोटी आप छोड़ते हैं तो कोई सिर दर्द नहीं होता है, फल छोड़ेंगे तो कोई सिर दर्द नहीं होगा, लेकिन चाय छोड़ते ही इतनी भयंकर सिर दर्द होता है। तो ये जो है ना, नशा है एक प्रकार की। तो कम डिग्री का ये अफीम का काम करता है। और चाय जिस रीति से हम बनाकर पीते हैं वो और हानिकारक है, क्योंकि चाय भी एक प्रकार की वनौषधि की तरह है। तो उसको काढ़ा बनाकर पीना चाहिए, पिए तो। और उसमें भी ज़्यादा देर तक उबालें तो उसमें टैनिन की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो हाईली टॉक्सिक हो जाता है। तो इसलिए जो है ना, ये चाय फिर इससे चल करके आगे जो है ना और भी बहुत सारी तकलीफें, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा में सबसे बड़ी जो बात कही जाती है कि भाई पेट साफ तो हर रोग माफ। और जितने भी चाय पीने वाले लोग होते हैं वो प्राय कब्जी के शिकार होते हैं। पहले तो कहते हैं डॉक्टर साहब आधा कप चाय पीते हैं पेट साफ हो जाता है, फिर 1 कप पीते हैं, फिर लोटा के लोटा पीने लगते हैं, फिर भी पेट साफ नहीं होता है। ये तो इनमें गलत फहमी हो गई लोगों में कि चाय पीने से पेट साफ होता है। ये पता नहीं कहां से दवाई खोज ली। चाय पीने वाले चाय का के बारे में तर्क देते हैं और तंबाकू खाने वाले तंबाकू के बारे में कि जब तक बीड़ी नहीं पी लेते, सिगरेट नहीं पी लेते। मैंने कहा पी के तेरा नीचे से थोड़ी निकलता है धुआं। मैं नीचे से धुआं निकलता है तो बात समझ में आती है कि भाई कोई जाके लैट्रिन पर असर किया होगा। तो फेफड़ों से ऊपर से लिया, ऊपर से निकाल दिया, मुंह से पीते, नाक से छोड़ते, नीचे से कौन सा धुआं असर कर रहा भाई? पेट, ये तो धुआं जाने की जगह पेट है ही नहीं, फेफड़े इसका कहां असर होगा? तो लोग बिना मतलब का तर्क देते हैं कि पेट साफ नहीं होता जी जब तक बीड़ी सिगरेट नहीं पी लो। ये हमारी माता है तो बीड़ी सिगरेट पीते नहीं, इनका तो फिर पेट साफ होना ही नहीं चाहिए। हम कभी बीड़ी सिगरेट पीते ही नहीं तो हमारा तो होना ही नहीं चाहिए। ये गाय भैंस तो बीड़ी सिगरेट पीती नहीं तो 5-5 किलो का गोबर करें एकदम ना कभी वो चाय पीती है, उठते ही लैट्रिन करती है। ये बिना मतलब के हमने बहाने खोज रखे हैं। जिसका जो आहार है वो आहार ले तो उसको कभी कोई कब्ज की दिक्कत नहीं होती है। एक बात तो ये। दूसरा, पेट का एनवायरनमेंट अच्छा बनाने के लिए, जैसे ये बीड़ी है, सिगरेट है, शराब है, चाय है। चाय भी जो है मैंने कहा ग्रीन टी, और वो भी पानी में। अब जैसे ये काली वाली चाय भी जो विदेशों में पीते हैं लोग, पानी उबाल लेते हैं, दूध उबाल लेते हैं, फिर पानी के अंदर थोड़ी देर चाय भिगो देते हैं 2-3 मिनट के लिए,
उसमें दूध डाल देते हैं, मीठा बहुत कम लोग डालते हैं और उसको पीते हैं। या आजकल चाय डाल करके पीते हैं ब्लैक टी, तो उसमें जो है थोड़ा नींबू आदि डाल करके पी लेते हैं लोग। तो वो आप लोग तो चाय पीना ही नहीं आता, उसे उल्टी सीधी पीते रहते हैं। खैर, अब अगली बात ये आती है कि पेट के एनवायरनमेंट को कैसे अच्छा रखें। तो जिनको ये कोलाइटिस बहुत रहता है उनके लिए घी, मीठा, घी मीठा तो तुरंत बंद कर दें, कोई भी तली हुई चीज़, और जितनी भी तीखी चीज़ें होती हैं ये भी आंतों को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। आँख और आंत दोनों की प्रकृति एक ही जैसी होती है। आप कभी आँख के एक्सरे करवा लेना और आंत के एक्सरे करवा लेना। एंडोस्कोपी से आप अपनी कंप्यूटर पर अपनी आंत देख लेना और आँखों को देख लेना, दोनों एक ही जैसी नाजुक होती हैं। लेकिन क्या है कि तुम इसमें मिर्च डालते हो ना पेट में, तो वो आपको उतनी महसूस नहीं होती दरअसल, जब तक घाव ना हो जाए। आंख में तो डालते ही पता लग जाता है, बस इसलिए आंख में मिर्च नहीं डालते, भीतर डालते रहते हो, फिर वो घाव आदि हो जाता है। तो जितनी भी तीखी चीजें हैं, घी है, मीठा है, दूध है, ये चार चीजें कोलाइटिस वालों के लिए दुश्मन है। जिनको कोलाइटिस है, दूध पीते ही उनको 2-3 बार टॉयलेट जाना पड़ेगा, घी खाते ही उनको आंव बनेगी और मरोड़ा होगा और फिर वो चिकना चिकना लैट्रिन में निकलेगा। मीठा, कोई भी भारी मीठा, जैसे पेठे की मिठाई है या जलेबी है या हलवा है या बहुत ज़्यादा मीठा आम है, या जो आम खाते ही आंव होगा आपको, या केला है, चीकू है, एकदम से खाते आपको दिक्कत होगी। तो ज़्यादा मीठा फल भी खाएंगे तो दिक्कत होगी, थोड़ा मीठा फल तो कोई दिक्कत नहीं है, और मीठा फल खाना है तो थोड़ी मात्रा में खाएं। खास करके जो चीनी है, जिसको डॉक्टर साहब बार बार कहते हैं कि ये वाइट मैदा, वाइट शुगर और वाइट सॉल्ट, ये तीनों वाइट पॉइजन है, ये है ना, इनसे तो बचना पड़ेगा आपको। ये अपने घर में आप लोगों को बनाना पड़ेगा नियम, नहीं तो ये थोड़ी छोटी छोटी बीमारियां ऐसी होती हैं। मैदा, चीनी और सॉल्ट, ये तीनों वाइट पॉइजन हैं, आप इनसे बचिए, क्या दिक्कत है। थोड़ा बहुत लेना भी है तो सेंधा नमक का इस्तेमाल कीजिए। और मैदा की जरूरत कहाँ है भाई, आजकल तो ये मैगी आदि भी बच्चे खाते हैं, तो सेवियां बना लीजिए और बच्चों को मैगी की जगह थोड़ी सेवियां खिलाइए। ये मैगी में क्या है, इस तरह के सोल्ट्स डालते हैं, इस तरह के केमिकल्स डालते हैं कि जिससे कि बच्चे हैबिचुअल हो जाते हैं। मैंने तो एक बार भी जिंदगी में नहीं खाई और अब तो अनाज ही खाना छोड़ दिया, तो इसलिए मैंने तो कभी टेस्ट भी नहीं किया है। लेकिन मैंने बच्चों से पूछा है और माँ बाप से पूछा है, बच्चे कहते हैं बहुत टेस्टी लगता है, और माँ बाप कहते हैं कि मैगी के पीछे तो बच्चे इतने पागल हैं कि मैगी मिल जाए तो फिर ना कोई सब्जी खाएंगे, ना चावल खाएंगे, ना दाल खाएंगे, कुछ नहीं खाते, फिर बस उसी के पीछे पड़ जाते हैं, मैगी के पीछे। तो खैर, मैदा वाली चीज, नमक और ये चीनी, कोलाइटिस वालों को तो इन चीजों से बचना ही पड़ेगा। खैर, फिर कोलाइटिस वालों के लिए दही और छाछ ये औषधि का काम करते हैं। योगग्राम में तो उनको 21 दिन से लेकर के और 40 दिन तक का तक्रकल्प करा देते हैं। पूरी दुनिया में कोलाइटिस की कोई दवाई नहीं है। आयुर्वेद में जो हम औषधियां देते हैं कोलाइटिस के लिए, उसमें जो है आंव संग्रहणी के लिए वो बिल्वादी चूर्ण, गंगाधर चूर्ण, शंख, कपर्दक, मुक्ताशुक्ति और उद्रामृत, कुटजारिष्ट, ये जो औषधियां हैं ये लाभ करती हैं। लेकिन इन औषधियों के साथ साथ ये जरूरी है कि ये जो हम जिनको ये प्रॉब्लम होती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, उसको इस तरह से औषधियाँ देते हैं। लेकिन अब मैं आपको अगली बात कहना चाहता हूँ, कपालभाति प्राणायाम नियमित रूप से करते रहें। और तक्रकल्प के लिए पहले तो पेट को साफ करते हैं, शुद्धि करते हैं, और उसके बाद ये चिकित्सक की निगरानी में करने वाली चीज़ है। प्रारंभ में जब एक बार पूरा कोर्स कर लें तो बाद में फिर वो पूरी सावधानी, उसके नियम, विधि, वो सब पता लग जाएगी, सावधानियाँ। तो तक्रकल्प कैसे करते हैं डॉक्टर साहब? उसमें सर्वप्रथम रोगी को
2-3 दिन उपवास कराते हैं। उपवास में क्या देते हैं? उपवास सिर्फ पानी पर करते हैं, खाली शहद, जी हाँ। शहद और नींबू पानी? नींबू पानी, शहद या नींबू भी नहीं देते हैं, क्योंकि कोलाइटिस में ज़्यादा नींबू से पेट साफ हो जाता है, जो है दिक्कत हो जाती है, उसमें तो ब्लीडिंग भी हो सकती है। पानी पर रख लेते हैं, पानी पर ही सिर्फ हम उपवास कराते हैं। और फिर उसके बाद 1 किलो से शुरू करते हैं, 1 किलो दूध का दही जमा करके, फिर उसको मट्ठा बना करके, और हर एक दही खट्टा नहीं होना चाहिए। सर्दी है तो शाम को जमा सकते हैं थोड़ा जामुन देके, और गर्मी है तो सुबह ही उठ करके जमाएं उसको, नहीं तो खट्टा हो जाता है। 4-5 घंटे का जमा हुआ होना चाहिए। हाँ, और उसे जो है मट्ठा बना करके अच्छी तरह से मथ करके उसका मलाई हटा करके, क्योंकि अभी स्वामी जी ने बताया ना कि घी और मलाई ये दोनों ही ठीक नहीं है कोलाइटिस के रोगियों के लिए। तो ये हर एक 2-2 घंटे के बाद करीब 100-150 ग्राम उसको हम डिवाइड कर देते हैं। फिर उसके बाद 1 किलो से फिर 1.25 किलो करते हैं, फिर 1.5 किलो करते हैं, फिर 2 किलो करते हैं, और फिर रोगी को हम ऑब्जर्व करते रहते हैं कि वो कैसे उसको पचा सकता है, कितना हजम कर सकता है। हजम कर सकता है। फिर उसके बाद जो है उस रोगी को जो हम देखते हैं कि भाई 5 फीट का है तो 5 लीटर तक दूध का जो है दही, 5.5 है, 6 है, तो उस हिसाब से 1 फीट के पीछे 1 लीटर दूध का दही मट्ठा बना करके और उसको जो है प्रयोग कराते हैं। उसमें 2-3 चीज़ें और ध्यान में रखते हैं कि जैसे इसमें थोड़ा विटामिन सी की कमी हो जाती है, तो उसके साथ थोड़ा सा संतरा वगैरह कभी कभी हम देते हैं, ताकि उसकी जो है पूर्ति होती रहे। संतरा या आंवला? तो ये रोगी की स्थिति को देखते हुए फिर तय करते हैं, क्योंकि छाछ और दही दुनिया का सबसे यानी दी बेस्ट प्रोबायोटिक्स है। प्रोबायोटिक्स का अर्थ होता है फॉर द लाइफ, यानी एक बूंद आप दही लेते हैं तो उसमें 200 मिलियन लैक्टोबैसिलस केसी, लैक्टोबैसिलस बल्गेरिस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ये बहुत महत्वपूर्ण बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे आंतों की इकोलॉजी को सही रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और ये कोलाइटिस जो होता है, आंतों की इकोलॉजी के डिस्टर्ब होने से ही ये कोलाइटिस होता है, क्योंकि जो पैथोजेंस होते हैं, रोग पैदा करने वाले जो कीटाणु होते हैं, उनकी संख्या इतनी बढ़ जाती है, जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है वो बिल्कुल जो है दब जाते हैं, सप्रेस हो जाते हैं। तो उसको नियंत्रित करने के लिए दही कल्प, मट्ठा कल्प बहुत बहुत उपयोगी होता है। तो इस प्रकार से मट्ठा कल्प कराते हैं। करीब 45 दिन का ये होता है, उससे ज़्यादा भी कई लोगों को हम जो है 2 महीना आवश्यकता के अनुसार, जैसे उनके शरीर को कितनी अल्सरेटिव कोलाइटिस के रोगियों को हमने 2-2 महीने कराए हैं। बहुत भयंकर स्थिति जिसका कहीं कोई इलाज नहीं है, मट्ठा कल्प की व्यवस्था हम करते हैं। और तो ये तक्र कल्प बहुत प्रसिद्ध है। मैं 3-4 कल्पों की बात कर लेता हूं। पहले तक्र कल्प जो है ये पेट के लिए अद्भुत होता है, खास करके कोलाइटिस। आप में से भी कितने ऐसे भाई बहन होंगे जिनको ये कोलाइटिस, पेट में आंव संग्रहणी, माने 2-3 बार टॉयलेट जाना, खाने के, नाश्ते के, दोपहर के खाने के, फिर शाम के खाने के बाद। बच्चों को भी होने लग गई अभी ये प्रॉब्लम, बड़ों को तो होती है। तो कितने ऐसे भाई बहन होंगे जिनको कोलाइटिस की प्रॉब्लम होगी, जिनको कोलाइटिस की प्रॉब्लम है। खाने के बाद शौच जाने की दिक्कत होती है, तो शुरू हो जाती है, और बाद में अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी तब्दील हो जाती है, इसमें ब्लीडिंग भी होने लगती है। तो ये इसकी जो है कोलाइटिस की एक और स्वामी जी, कोलाइटिस में एक बहुत ही अद्भुत चमत्कारिक लाभ करता है। कच्चा बेल होता है ना, कच्चा बेल, उसको 1 किलो बेल को गुदा निकाल लें और उसको 1 लीटर पानी में उबालें। जब आधा बच जाता है तो उसको अच्छी तरह छान करके और उसको 1 सप्ताह प्रयोग करें। देखिए इतना चमत्कारिक लाभ करता है। कैसे प्रयोग करना है? उसको जो है उसको पीना है स्वामी जी रोज? जी हाँ, जी हाँ। कितना? 3-3 घंटे के अंदर से आधा कप। तो ये एक बेल 1 लीटर पानी। जी हाँ। तो एक बेल का आयुर्वेद में हाँ सूखा भी प्रयोग किया जाता है। कच्चा बेल होना चाहिए, पक्का नहीं। देखो कच्चे बेल के 2 प्रयोग, एक तो आयुर्वेद में कच्चे बेल को सुखा लेते हैं, उसका पाउडर प्रयोग आता है। दूसरा, डॉक्टर साहब ने कहा कि जो कच्चा बेल है, आयुर्वेद में तो कच्चे बेल को सुखा के पाउडर खिलाते हैं और छाछ के साथ देते हैं उसको। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कच्चे बेल को लेकर के और उसको पानी में पका लीजिए। 1 किलो पानी में पकाया और फिर वो आधा बच जाए तो उसका मतलब उसका रस पूरा उसके अंदर निकल गया, उसके जो पाचक तत्व हैं, पोषक तत्व हैं, वो जो प्रभावकारी तत्व हैं उसमें पानी में मिल जाएंगे। तो उसको
दिन भर 2-3 बार पिलाते हैं। दिन भर 1 सप्ताह तक प्रयोग करें, बहुत चमत्कारिक लाभ मिलता है। क्योंकि बेल में जो है ना सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है मार्मेलोसिन, जो क्या करता है, जो भी पैथोजेंस होता है ना चुंबक की तरफ पकड़ करके खींच करके और उसको जो है निकाल बाहर करता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगी यदि मल को, जैसे मल का बहुत सुंदर स्वामी जी ने विवेचन किया कि मल हमारा कैसा होना चाहिए, केलाकार होना चाहिए या जो है सर्पाकार होना चाहिए। तो सही में मल का स्वरूप देखना है तो आप पक्का बेल भी आप अच्छी तरह से खा लीजिए, 1-2 बेल, और देखिए कि मल कैसे अपने स्वरूप में आ जाता है। क्योंकि जितने भी पैथोजेंस होते हैं उन सबको कान पकड़ करके अपने में चिपका लेता है चुंबक की तरह और उसको निकाल बाहर करता है। तो ये बेल का प्रयोग आंतों के लिए बहुत अच्छा है। आयुर्वेद में भी बिलवादी चूर्ण है, फिर गंगाधर चूर्ण, शंकर प्रतमुक्ता शुक्ति और मैंने कुटजारिष्ट, ये सब प्रयोग बताए। कुटजारिष्ट 4-4 चम्मच पिलाते हैं तो उससे फिर जो ज़्यादा एकदम प्रॉब्लम होती है तो एकदम चीज़ें नियंत्रित हो जाती हैं। कुट से घनवटी खिलाते हैं, अपचन भी साथ में होता है तो चित्रकादि वटी देते हैं। ये आयुर्वेद के प्रयोग मैंने बताए थोड़े से। चिकित्सा की दृष्टि से डॉक्टर स्वामी जी गर्म ठंडा सेक है, हाँ, आंखों का जो है जो गर्म ठंडा सेक तो आपको पता ही है कि एक बार गर्म पानी में पट्टी डाली और उसको उससे सिकाई की, फिर ठंडे पानी में 2 पतीलों में पानी रख लें और उससे ठंडा गर्म पानी का जो शेक है सभी प्रकार के दर्दों में, सभी प्रकार की सूजन में, आंतों की सूजन में, आंतों की कमजोरी में, किसी भी अंग को शक्ति संपन्न बनाने के लिए उसमें ठंडे और गर्म पानी का जो शेक है, शक्ति और शुद्धि। जैसे मैंने कहा था कि योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा को 2 शब्दों में कहा जाए तो स्वाभाविक प्राकृतिक शक्ति प्रदान करना और वहाँ की अशुद्धि को, जो भी विकारी तत्व वहाँ नेगेटिव फोर्सेज हैं उनको दूर करना। इसमें ठंडे गर्म पानी का शेक जो है वो बड़ा लाभकारी होता है। गर्म ठंडा सेक में हमेशा गर्म से शुरू करें, ठंडे से फिनिश करें, ये ध्यान रखेंगे। और शुरुआत गर्म से करनी है, फिर ऐसे ही उसको 20-25 बार आप दोहराते हैं तो समापन ठंडे से करना है। और गर्म ठंडा सेक सिर्फ आंतों की सूजन के लिए नहीं, आपके ज्वाइंट्स में सूजन हो जाता है, सिर में दर्द हो जाता है, कमर में दर्द हो जाता है। क्योंकि एक सीधा सा सूत्र है कि जहाँ आपका फ्लो होगा वहाँ ग्लो होगा। वेयर देयर इज फ्लो देयर इज ग्लो। जहाँ फ्लो है तो गर्म ठंडा से क्या होता है कि फ्लो बिल्कुल सही हो जाता है। गर्म हम करते हैं तो कोई चीज़ फैलती है, ठंडा करते हैं तो सिकुड़ता है। फैलने सिकुड़ने से क्या होता है कि वहाँ फ्लो सही हो जाता है, चाहे वो ब्लड फ्लो हो चाहे नर्व फोर्स फ्लो हो, और उससे जो है आपको तुरंत राहत मिल जाती है। तो ये गर्म ठंडा कंप्रेस प्राकृतिक चिकित्सा का बहुत ही महत्वपूर्ण एक चिकित्सा है और जो कोई भी कर सकता है। हर घर में 3 तौलिया ले लीजिए, 1 भगोना खूब गर्म पानी लीजिए, खूब कंट्रास्ट, उसी कंट्रास्ट में ठंडा पानी लीजिए। खूब गर्म पानी होगा तो दोनों तौलिया का पूरा जो है किनारा पकड़ करके उसमें डुबाइए और खूब अच्छी तरह से निचोड़िए, और निचोड़ करके जहाँ भी रखना है वहाँ रख दीजिए और ऊपर से सूखे तौलिए से ढक दीजिए। फिर घड़ी से देख करके 3 मिनट रखिए, फिर 2 मिनट ठंडा रखिए। खूब बर्फ़ का पानी होना चाहिए। इस प्रकार से अल्टरनेटिव 3 से 4 बार आप करें तो बहुत अद्भुत लाभ मिलता है। कहीं भी दर्द हो, किडनी का दर्द हो, कमर का दर्द हो, इमीडिएट रिलीफ के लिए जो ना बहुत ही कारगर है। जो दवाइयाँ लेते हैं आप, जितने भी पेन किलर, ये ध्यान रखिएगा, वो चाहे नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हो, ये सारे पेन किलर आपके आंतों में सूजन पैदा करते हैं। अभी स्वामी जी ने कहा, बहुत अच्छी बात बताई कि भाई जितनी भी दवाइयाँ, ऐसी कोई भी एक भी दवा नहीं है जिसका साइड इफेक्ट नहीं होता। सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है कि कोई बिना पूछे डॉक्टर से जो है पैरासीटामोल का प्रयोग कर लेते हैं। पैरासीटामोल सभी एक रोगी मेरे पास संपर्क किए, वो IAS अफसर, और वो जब भी दिन भर थक जाते थे रात को आकर पैरासीटामोल खा लेते थे, उनका लीवर बिल्कुल ही डैमेज हो गया। तो ये जो है ना उसके ऊपर लिखा भी रहता है कि ये जो है ना मेडिकल साइंस की एक बड़ी अच्छी बात मैं मानता हूँ कि दवाइयों के ऊपर लिख देते हैं कि भाई इसका दुष्प्रभाव ये हो सकता है, और फिर भी लोग जो है बिना पूछे हुए खा लेते हैं। कोई भी दवा ऐसी नहीं है। इसलिए कहते हैं मेडिसिन अंडर टेस्ट टू क्योर वन डिजीज बाय प्रोड्यूसिंग अनदर। एक रोग ठीक करती है, दूसरी पैदा करती है। दवा का अर्थ होता है दबा देना, दवा देना यानी दबा देना, सप्रेसिव थेरेपी है। तो इसलिए जो है ना ये ध्यान रखें, प्राकृतिक योग आयुर्वेद चिकित्सा का यही जो है लक्ष्य है कि नहीं दबाना नहीं है, शरीर को परिशोधित करना है, परिशोधन करके शरीर की ताकत को बढ़ाना है। इसलिए इसका सिद्धांत हमेशा यूनिवर्सल है, हमेशा सार्वभौम्य है, ये कभी बदलने वाला नहीं, अपरिवर्तनीय है, ये जैसा कि स्वामी जी ने बताया।
और आंव संग्रहणी के रोगियों के लिए अनार बहुत अच्छा होता है। अनार वैसे कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बहुत अच्छा है, ये पेट की इकोलॉजी को भी अच्छा बनाने के लिए बहुत अच्छा है। कोई ऐसी जनरल कोई आदमी स्वस्थ व्यक्ति भी रोज एक कटोरी अनार खाता रहेगा, जिंदगी भर बीमार नहीं होगा। हमारे यहाँ कहते हैं ना, एक अनार 100 बीमार। तो ये वास्तव में ये बात सही है। फिर जो है वो लीवर के फंक्शन को, इंटेस्टाइन के फंक्शन को, पूरी बॉडी के फंक्शन को अच्छा करके हीमोग्लोबिन बढ़ाने में भी मदद करता है। खास करके जिनको कोलाइटिस होती है उनका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो उनको थोड़ी थोड़ी मात्रा में मुनक्का लेना चाहिए, 5-7 मुनक्का, 2-3 अंजीर, और सर्दी की ऋतु में थोड़ा गर्म होता है खजूर, तो उसको भिगो के खाएं तो गर्मी में भी खा सकते हैं खजूर, इससे हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। और थोड़ा व्हीट ग्रास भी थोड़ी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में व्हीट ग्रास, एलोवेरा आदि लेने पर क्या होता है कि उसको दस्त ज़्यादा लगने लगते हैं, तो इसलिए इसमें थोड़ी मात्रा में एलोवेरा का जूस 1-2 चम्मच, 1-2 चम्मच ये व्हीट ग्रास, आंवला उनको एसिडिटी कर देता है कोलाइटिस वालों को, और उससे दिक्कत कई बार बढ़ जाती है, तो इसलिए एलोवेरा और जो है व्हीट ग्रास ये भी उनके लिए अच्छा होता है। पेट को साफ रखने के लिए लौकी का जूस तो लाभकारी होता ही है। हरी सब्जियां जितनी भी खाएंगे, चबा चबा करके जो भोजन करेंगे, खाने के 1 घंटे बाद भोजन करेंगे, 3 से 4 लिक्विड, एक जो नॉर्मल एज है 18 से 20 साल के बाद, 18 साल से लेकर के और जो सामान्य जो उम्र आयु वर्ग है उसमें 3 से 4 लीटर लिक्विड जाना ही चाहिए हमारे शरीर में, पानी, छाछ आदि के रूप में। तो हम क्या करते हैं, हम सर्दी में तो पानी पिएंगे तो यूरिन जाना पड़ेगा, इसलिए पानी कम पीते हैं, और कुछ लोगों की पानी पीने की आदत ही कम होती है, एक्सेस भी नहीं पीना चाहिए, ज़्यादा पीने से फिर किडनी के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ता है, वो भी ठीक नहीं है। लेकिन 3 से 4 लीटर पानी, 3 से 4 लीटर लिक्विड किसी न किसी तरह से हमारे शरीर में जाना ही चाहिए, उससे हमारा पेट का तंत्र ठीक रहता है। कब्ज के लिए एक तो अभी मैं बता रहा था मुनक्का और अंजीर, इनको थोड़ी देर पहले भिगो दे दो, 1 घंटा पहले। ज़्यादा देर पहले भिगोते हैं ना तो फिर ये बेस्वाद से हो जाते हैं, हमने देखा है, फिर लोग खाते नहीं हैं, बोले जी इसमें तो कोई टेस्ट नहीं आता, आदमी को स्वाद भी चाहिए। तो 2 घंटा पहले आप भिगोएंगे तो उनकी गर्मी भी निकल जाएगी, नहीं तो वो ज़्यादा गर्म होते हैं। तो अंजीर और मुनक्का 2-1 घंटा पहले भिगो दें और उनको खा लें, फिर मुनक्का का बीज निकाल करके खा लिया। स्वामी जी, और लौकी के जूस के साथ साथ ये नाशपाती का जूस भी बहुत अच्छा होता है। नाशपाती का जूस, अब मैंने इसके ऊपर पूरा रिसर्च कर लिया, डॉक्टर साहब तो 30-40 सालों से इस पर रिसर्च कर ही रहे थे। 1 गिलास पियो तो 1 बार पेट साफ होता है, 1.5 गिलास पियो तो 2 बार पेट साफ होता है, और 2 गिलास पियो तो 3-4 बार पेट साफ होता है। एक बहन बोली, बाबा जी मेरे को तो पेट साफ कुछ भी पिला दो होता ही नहीं, तो पहले दिन तो वो 1 जग पी गई और हजम भी कर गई। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं बहन, आज नहीं हुआ तो दूसरे दिन पी लो, तो दूसरे दिन पी लिया, तो फिर अगले दिन तक सो नहीं पाई, तो क्योंकि फिर वो दोपहर सुबह पिया और दोपहर बाद प्रोग्राम शुरू हुआ और रात भर चलता रहा। तो इसलिए मैंने कहा यदि आपको 1 बार पेट साफ करना है तो सुबह 1 बार जूस पी लेंगे, तो जिनको थोड़ी कब्ज रहती है तो उनको दोपहर तक 1 बार पेट साफ होगा, जिनको ज़्यादा कब्ज है तो सुबह पीने से शाम को असर होगा, और शाम को पिएंगे तो सुबह असर होगा। शुगर वाले 1-आधा गिलास तो पी सकते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी मीठा नहीं होता, थोड़ा मीठा होता है। वैसे खा लें स्वामी जी, तो 1/2 किलो शुगर वाले खा लें। हाँ, तो शुगर वाले उसको चबा चबा के खा लें तो फाइबर भी साथ में जाएगा और धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा। लिक्विड जो शुगर होता है वो एकदम से ब्लड में बढ़ जाता है, तो इसलिए शुगर वाले नाशपाती ऐसे चबा के खा लें। और एक चीज़ मैंने और देखी, रात को यदि 1 गिलास जूस पीते हैं, मैं तो कोई चीज़ का खुद अपने ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करता हूँ, और जब तक अपने ऊपर नहीं कर लेता तब तक बोलता नहीं किसी को। जो सामान्य रूप से दवाइयों का तो उपयोग कर नहीं सकते, क्योंकि अपने को जब ब्लड प्रेशर है ही नहीं तो पता कैसे लगेगा, शुगर है ही नहीं तो। लेकिन ये जो खान पान के बारे में कोई भी चीज़ मैं बताता हूँ तो पहले खुद इस्तेमाल करता हूँ। लौकी का जूस पहले खुद पिया, लौकी की सब्जी मैं रोज़ खाता हूँ, उसके बाद दूसरों को कहता हूँ। लौकी का जूस
शुगर वाले सभी पी सकते हो, कड़वा नहीं होना चाहिए बस। तो मौसमी का जो है ये नाशपाती का जूस, ये 1 गिलास जूस सेफ है, 1.5 गिलास जूस थोड़ा तेज है, 2 गिलास जूस थोड़ा जिनको कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा रहता है उनके लिए है। और भाई जिनका पूरा ही कोठा ही जाम रहता है, किसी के तो 2-2 दिन हो जाते हैं, पेट हिलता ही नहीं है, तो फिर वो 3 गिलास बस पर्याप्त हो गया, इससे ज़्यादा मत पीना। आप लोगों ने कुछ ने प्रयोग किया, मैंने कई दिन पहले टीवी पर भी बताया था, कितनों ने प्रयोग किया, कैसा रहा परिणाम? बहुत फास्ट। कितना पीना पड़ा? अपना अपना एक्सपीरियंस तो बताओ। हाँ तो 2 नाशपाती सुबह खा लिए, 2 नाशपाती में करीब 1.5 गिलास जूस निकल आता है। मैंने खुद रसोई में खड़े होकर के निकलवाया जूसर से, तो ये तो 2 नाशपाती खाने का हुआ। हाँ, कोलाइटिस में जब कॉन्स्टिपेशन किसी को ज़्यादा रहता है तो थोड़ा पी सकते हैं, आधा गिलास। हाँ, बार बार मोशन होता है ना, तो एक थोड़ा ले लेंगे तो पेट साफ हो जाएगा ज़्यादा। इसमें समझिए हार्ड वाला नाशपाती होना चाहिए, या वो बग्गू गोसा नहीं, हाँ बग्गू गोसा वो कोमल कोमल वाला होता है, और नाशपाती हार्ड वाला, पता है ना। और दूसरे का क्या एक्सपीरियंस है जी? तो चबा चबा के खाया, सुबह खाते हैं तो दोपहर को हो गया, ये सबका यही एक्सपीरियंस। हाँ हाँ, तो रात को पिया कि सुबह? तो सुबह पिया तो इसका एक ही दिन पिया तो काम हो गया, 2 पी लिया तो फिर घनी बार हो गया, तो फिर हिम्मत नहीं भी दोबारा पीने की, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो ऐसे डरा मत करो। हाँ जी, और किसका क्या एक्सपीरियंस है नाशपाती का? सुबह खाई तो दोपहर को साफ हो गया। तो ये जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो रात को खा लिया करो, या दोपहर को खा लो तो शाम तक पेट साफ हो जाएगा। शाम को भी तो सोच जाना चाहिए ना, जैसे सुबह सोच जाते हैं। तो ये नाशपाती का तो कब्ज के लिए एकदम आजमाया हुआ। बहनों, तुमने प्रयोग नहीं किया किसी ने? कोलाइटिस में दोनों चीजें होती हैं, किसी किसी को कब्ज भी रहता है और फिर बार बार भी होता है, तो उसके लिए बेल ज्यादा अच्छा है। और ये छाछ वाला प्रयोग करने से ना बंध के भी होगा और सीमित मात्रा में होगा। दही में थोड़ा इसबगोल मिला करके, और जिनको ज्यादा साफ होता है तो थोड़ा इसबगोल ले सकते हैं दही में, है ना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। जैसे छाछ और बेल का प्रयोग साथ साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, घर में कैसे करना? घर में सादा खाना और थोड़ा छाछ का प्रयोग करना। तक्रकल्प तो ऐसे अवस्था में कराते हैं जब स्थिति बहुत खराब हो जाती है, ठीक है। मधुमेह को रोगी नाशपाती 1 खा सकते हैं, ठीक है ना। और उस समय खाना बहुत ज्यादा ना खाएं। देखो, शुगर तो सभी चीजों में है। ये शुगर वाले जरा कान खोल के सुन लें। किसी में शुगर का जो कंटेंट होता है 10% होता है, किसी में 20% होता है, किसी में 30%, किसी में 40%। तो ये जो जैसे खजूर आदि हैं तो इसमें 40% शुगर का कंटेंट होगा। फिर जैसे ये आम आदि हैं, इनके अंदर यही 40% के आसपास, 30%, 40%, ऐसे अलग अलग तरह के आमों की किस्मों के अनुसार। जो आप गेहूं चावल आदि खाते हो इसमें भी कार्बोहाइड्रेट, इसमें भी जो है शुगर होता है। तो ये तो कहते हैं ना, रोटी बड़ी मीठी लग रही है। तो मीठापन तो सभी चीज़ों में है, तो उसमें मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो जब आपको ये मीठी चीज़ खानी हो तो उस समय दूसरी चीज़ें कम कर दिया करें। चावल कम कर दें, रोटी कम कर दें। चावल और रोटी कम करके जिस दिन आपको रसगुल्ला खाना हो तो रसगुल्ला खाओ, थोड़ा कम थोड़ा निचोड़ करके, हैं। लड्डू खाना हो तो 1 लड्डू खाओ, लेकिन फिर उस दिन 2 रोटी मत खाओ। डायबिटीज वाले लड्डू खाना चाहें
तो खा सकते हैं, लेकिन वही समस्या है आजकल कोई गुड़ से चीनी गुड़ और उससे तो शक्कर से तो बनता नहीं, चीनी से बनता है। ये चीनी ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। फिर भी खास करके फलों के बारे में मैं कहना चाहूँगा, वैसे जो कृत्रिम मीठा है वो भी कभी कभी हलवा आदि खा लिया तो उस दिन बाकी चावल रोटी कम कर दें। एक तो ये बात। दूसरी चीज़ ये है, जो आप फल खाते हो, जैसे जो खट्टे फल हैं, जैसे संतरा है, जैसे मौसमी है, ऐसी दूसरी जो थोड़े फल हैं उनको आप खा सकते हैं। आपको केला खाना है तो उस दिन फिर ये चीज़ें कम खाया करें। ये तो थोड़ा सा इसके बारे में हो गया। और आम संग्रहणी के बारे में मैं बता रहा था, अनार का प्रयोग कर लिया करें। कब्ज जिनको रहता है तो वो चबा चबा कर कीजिए, खाया करें। और जो ये जो अमरूद होता है ना, तो जो कोलाइटिस वाले हैं वैसे भी जो है उसका जो बीज का भाग है उसको तो मुंह में लेके हल्का हल्का आप हल्का हल्का ऐसे दबाएंगे तो वो घुल जाएगा मुंह में। जो उसका ऊपर वाला हिस्सा है हार्ड वाला जो है जिसमें बीज नहीं होते उसको तो चबा के खाइए, गोल काटी टमाटर की सलाद की तरह। बीच वाले हिस्से को मुंह में घोल के खाइए और ऊपर वाले को चबा के खाइए।